हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत के संविधान में लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स देखेंगे। जो विधायिकी कार्य है, जो कानून बनाने की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बांटा गया है, उसको कहते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ये भारत के संविधान के पार्ट 11 में है, पार्ट 11 का चैप्टर 1। ठीक है, आर्टिकल्स कौन से हैं? आर्टिकल 245 से 255 तक। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लें। पहला तो ये कि दो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का अलग अलग देशों में। एक होता है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें या तो अधिकतर या सारी गवर्निंग की पावर्स एक ही सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में होती हैं। ठीक है, एक ही गवर्नमेंट होगी, उसी के पास सारी पावर होगी या मोस्ट ऑफ दी अधिकतर पावर होगी। और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जहाँ पे पावर डिवाइड हो जाती है, गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो या दो से अधिक लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। इंडिया में 3 हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत। ठीक है, तो हर जो लेवल पे गवर्नमेंट है ना, उसका अपना जुरिस्डिक्शन है, लेजिस्लेटिव पावर का, एग्जीक्यूटिव पावर का, फाइनेंशियल पावर का। ऑल्दो वो एक ही सिटीजन को गवर्न कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी दूसरे सिटीजन को गवर्न नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी सिटीजन को गवर्न कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी को कर रही है, लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट है वो भी उसी सिटीजन को गवर्न कर रही है। लेकिन फिर भी सबकी पावर्स बटी हुई हैं। कौन कौन सी पावर बटी हुई? लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने की पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, ये सब बटी हुई है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बिल्कुल कानून, ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा सारी पावर्स स्पेसिफाइड है, कौन सी पावर किसकी होगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटी करता है इसकी। ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ के सारा काम, उसके आदेश का पालन करके सारा काम नहीं करती है। उसकी अपनी खुद की फील्ड होती है, वो अपनी फील्ड के हिसाब से जो अथॉरिटी वगैरह मिली है उनको संविधान में, उसके हिसाब से वो काम करती है। ठीक है, अच्छा, इसीलिए जो फंडामेंटल बेसिक प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, उसमें स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर का भी सहयोग चाहिए, वहां से भी अप्रूव होना होता है 50% स्टेट से। यही चीज इंडिया में लागू है। ठीक, इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम एज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर तो है, लेकिन काफी बड़ा मिक्सचर आप कह सकते हैं यूनिटरी वाला भी है। यूनिटरी वाला काफी वाइड पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी गई हैं, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो यूनिटरी बायस भी है थोड़ा सा। ऑल्दो बेसिकली हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, दोनों ही गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनको अपनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, और उनको जो उनके ऊपर जो प्रतिबंध वगैरह है, लिमिटेशंस है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। अच्छा देखिए, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा डिफाइंड है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या पावर्स हैं, लिमिटेशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर्स हैं, लिमिटेशंस हैं। अगर वो उसको वायलेट करेंगे तो फिर कोर्ट में जाकर के उसको हम लोग इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कोई लॉ उन्होंने बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनकी पावर थी उसके अगेंस्ट बना दिया, तो वो कोर्ट उसको इनवैलिड भी डिक्लेयर कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं थी, उन्होंने कानून बना दिया, तो कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर संविधान में नहीं मिली हुई थी, उन्होंने कानून बना दिया, तो कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। इसीलिए संविधान में सारी तरह की पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर्स, वो दोनों सेंट्रल और स्टेट के बीच में बांटी गई हैं। ठीक है, इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑटोनॉमस है अपने स्फीयर में, अपने क्षेत्र में वो बिल्कुल ऑटोनॉमस है, फ्री है, अपने हिसाब से वो काम कर सकती है। उसको कोई परमिशन नहीं लेनी है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि हमको ये काम करना है तो हम उसको कर सकते हैं कि नहीं, उसकी अप्रूवल के लिए फाइल नहीं भेजनी है। वो उनके पास फुल ऑटोनॉमी है, वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। वो डेलीगेट्स नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, उनकी अपनी स्फीयर है पावर्स की, उस हिसाब से वो फ्रीली अपना ऑटोनॉमी के साथ काम कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर का हम लोग सीखेंगे इस बार। लेजिस्लेटिव पावर्स हम लोग को सीखना है कि
कि कैसे कैसे बंटवारा हुआ है स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में। तो लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है पावर टू मेक लॉज, ठीक है, कानून बनाने की पावर। इसका दो तरीके से बंटवारा हुआ है। पहला तो टेरिटरी की बेसिस पे कि किस क्षेत्र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और किस क्षेत्र के लिए स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और दूसरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट मैटर के विषय में। सब्जेक्ट मैटर मतलब किन किन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, किन किन मुद्दों पर सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। तो पहला टेरिटरी वाला देख लेते हैं, आर्टिकल 245, एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन दिया हुआ है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या होगा, किस क्षेत्र के लिए, किस एरिया के लिए वो लोग कानून बनाएंगे। देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर है केवल और केवल अपने स्टेट्स के अंदर के लोगों के लिए कानून बनाएगी। जो स्टेट की बाउंड्री है उसके अंदर ही उनका कानून चलेगा, उसके बाहर के किसी व्यक्ति पे उनका कानून एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वो कानून चाहे तो पूरे स्टेट के लिए बना दे, चाहे एक स्टेट के एक छोटे हिस्से के लिए बना दे, कितने के लिए बना दे, लेकिन स्टेट के बाहर उनका कानून नहीं लगेगा जब तक कि स्टेट का एरिया ना चेंज हो जाए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एरिया चेंज कर दे, उसकी बाउंड्री चेंज कर दे, बढ़ा दे एरिया, तब उसकी भी जुरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया है तो वो अपनी स्टेट में ही की बाउंड्री के अंदर ही उनका कानून चलेगा। ठीक है, और पार्लियामेंट का क्या जुरिसडिक्शन है, वो होल ऑफ इंडिया है। पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कानून बना सकती है या देश के किसी एक क्षेत्र के लिए बना सकती है। ठीक है, और इसमें सारे स्टेट्स शामिल हैं, सारी यूनियन टेरिटरी शामिल है, और कोई अदर एरिया स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अलावा कोई अदर दूसरा एरिया है जो हिंदुस्तान की सीमा में शामिल किया गया है, हिंदुस्तान की टेरिटरी में शामिल किया गया है, तो उस पर भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, पार्लियामेंट के पास पावर है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। इंडिया के बाहर जो इंडियन सिटीजन्स हैं, वो जो बाहर रह रहे हैं इंडिया में, और जो उनकी प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, उनके संबंध में भी कानून बना सकती है पार्लियामेंट। भले वो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी उनकी इंडिया के बाहर है, तब भी इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो, इंडियन पार्लियामेंट चाहे तो कानून बना सकती है उसके विषय में। तो मतलब इंडिया से बाहर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हो गया। इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से देख लें। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पार्लियामेंट की पूरे देश पे है या एनी पार्ट ऑफ द इंडिया पे भी है। इसमें इंक्लूड होगा स्टेट होगा, यूनियन टेरिटरी होगा, एनी अदर एरिया होगा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन भी है, इंडियन सिटीजन जो बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर भी अधिकार है, उनकी प्रॉपर्टी जो बाहर है इंडिया से उनके ऊपर भी अधिकार है कानून बनाने का। स्टेट लेजिस्लेचर पूरे स्टेट के लिए बना सकता है केवल, या ये पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए बना सकता है। स्टेट से बाहर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन उनके पास नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 246, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज। जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएंगे वो किस किस सब्जेक्ट्स पे बनाएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पे दोनों को नहीं अलाउड है, कुछ सब्जेक्ट्स पे पार्लियामेंट को अलाउड है, कुछ सब्जेक्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर को अलाउड है। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन एनविक्सेस अ थ्री-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। पहला क्या है, पहला फेडरल है, दूसरा प्रोविंशियल है, तीसरा कॉन्करेंट है। ठीक है, तो इसमें इस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, अब नहीं लागू है इस समय, और जो उसमें जो तरीका दिया गया था उसी को कॉपी किया गया है। जो पावर्स है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो 3 लिस्ट में बांटी गई हैं। 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट में 7th शेड्यूल दिया हुआ है, तो उसमें 3 लिस्ट दी हैं, पहली यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट है। इसमें वो सब्जेक्ट्स हैं, वो टॉपिक्स हैं, वो मैटर्स हैं जिनके संबंध में यूनियन गवर्नमेंट ही केवल और केवल पावर लॉ बना सकती है। केवल यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है। 97 एंट्रीज हैं इसके अंदर। इसमें कुछ एग्जांपल देख लीजिए, करेंसी है, कॉइनेज है, इंश्योरेंस है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, यूनियन ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। इस तरीके से बहुत सारी एंट्रीज हैं उसमें। तो उसमें संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट ही केवल पावर, यूनियन पार्लियामेंट ही केवल लॉ बना सकती है और कोई नहीं बना सकता है।
लास्ट में इसमें एक एंट्री 97 भी है, वो रेजिडरी सब्जेक्ट है। जो भी स्टेट लिस्ट या कॉन्ट्री लिस्ट में मैटर्स नहीं है, छूट गए नहीं है मेंशन्ड, उसके विषय में भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही, यूनियन पार्लियामेंट ही केवल लॉ बना सकती है। वो एनी अदर सब्जेक्ट करके दिया हुआ है। ठीक है। सेकेंड लिस्ट है स्टेट लिस्ट। इसमें 61 आइटम्स हैं। इसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास ही केवल पावर है कानून बनाने का। इसमें एग्जांपल देख लीजिए, एग्रीकल्चर है, स्टेट टैक्सेस है, ड्यूटीज है, पब्लिक हेल्थ है और सैनिटेशन है, पब्लिक ऑर्डर है, पुलिस है, लोकल गवर्नमेंट है, फॉरेस्ट है, फिशरीज है। इसमें जो आइटम्स दिए हैं उसमें केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में जो आइटम्स दिए हुए हैं उसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकती हैं, दोनों, मतलब पार्लियामेंट भी और स्टेट लेजिस्लेचर भी। ठीक है। इसमें 52 एंट्रीज है। इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, सिविल प्रोसीजर, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, टॉर्ट्स, ट्रस्ट, वेलफेयर ऑफ लेबर, मैरिज और भी तमाम है। अच्छा, जैसे स्टेट लिस्ट तो स्टेट वालों की, स्टेट गवर्नमेंट के लिए होगी। इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज भी है या फिर कुछ अन्य क्षेत्र भी जो इंडिया में शामिल हुए हों वो भी है मान लीजिए। तो उसके संबंध में लॉ कौन बनाएगा? तो उसके संबंध में पावर, स्टेट सब्जेक्ट वाली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट यूज करेगी। तो स्टेट लिस्ट की कोई पावर है और वो यूनियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल होना है तो पार्लियामेंट उसकी लॉ बनाएगी, क्योंकि स्टेट लिस्ट की पावर केवल स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट नहीं यूज करती, वो यूनियन टेरिटरी नहीं यूज कर सकती। अगर कुछ ओवरलैपिंग हो जाए, मान लीजिए कुछ कंफ्यूजन हो जाए कि ये हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बनाना है, ये स्टेट लिस्ट में आ रहा है कि ये यूनियन लिस्ट में आ रहा है, ये कुछ कंफ्यूजन हो जाए मान लीजिए, तो फिर उसमें यूनियन लेजिस्लेचर को डोमिनेंस दिया जाता है। ठीक है। तो इसीलिए जो स्टेट लिस्ट को में जो पावर दी गई है स्टेट को, वो सब्जेक्ट टू पावर ऑफ द पार्लियामेंट है टू लेजिस्लेट इन मैटर्स एनुमरेटेड इन यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। तो इसलिए अगर कोई ओवरलैपिंग हो, मान लीजिए यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कुछ ओवरलैपिंग टाइप की है, कंफ्यूजन हो रहा है कि ये स्टेट में है कि यूनियन लिस्ट में है, तो यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी, यूनियन लिस्ट भारी पड़ेगी स्टेट लिस्ट के ऊपर, तो वो यूनियन पार्लियामेंट उस पर कानून बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट को अलाउड नहीं होगा। अगर ओवरलैपिंग है यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोगों को पावर होती है, यूनियन लिस्ट में केवल उसमें होती है, तो भी यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट को अलाउड नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन है कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में, तो कॉन्करेंट लिस्ट प्रिवेल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं होगा। ठीक है। तो हमेशा स्टेट लिस्ट जो है वो सब्जेक्ट टू पावर्स ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। कहीं भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो फिर स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं होगी, फिर वो पार्लियामेंट ही पावर सब्जेक्ट में लॉ बनाएगी। इसीलिए लिखा है कि कॉन्करेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट ओवर स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। डोमिनेंस होती है यूनियन लिस्ट की, किसके ऊपर? स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द पिथ एंड सब्सटेंस the true object of the legislation relates to a matter within the competence of the legislature which enacted it, ठीक है, then it will not be ultra vires when it is incidentally encroaches upon another entry over which it has no competence। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया और ब्रॉडली टू ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन जो पिथ एंड सब्सटेंस है वो स्टेट लिस्ट की एंट्री में ही कवर हो रहा है, उसके बाद ये लगता है कि इंसिडेंटली हल्का फुल्का वो एनक्रोच कर रहा है यूनियन लिस्ट पे, तो फिर स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है, वो उसका कानून माना जाएगा। हल्का फुल्का वो यूनियन लिस्ट पे एनक्रोच कर रहा है किसी एंगल से, तो उससे वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा स्टेट लिस्ट का लॉ। वो अगर मेनली ब्रॉडली जो ऑब्जेक्ट है, जो लेजिस्लेशन है, वो स्टेट लिस्ट की एंट्री से मैच कर रहा है, तो फिर वो वैलिड रहेगा लॉ, इवन दो कि अगर वो हल्का फुल्का यूनियन लिस्ट की किसी एंट्री से एनक्रोच कर रहा है और उसमें इंटरफेयर कर रहा है। अच्छा देखिए, कानून बनाने की मंशा क्या थी, ये इररेलेवेंट होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ऐसा कानून बना दे जो उसकी पावर्स में नहीं है, तो वो इस बेसिस पे उसको डिफेंड नहीं कर सकते कि हमारी मंशा क्या थी कानून बनाने की। अगर यूनियन की लिस्ट में है तो यूनियन
पार्लियामेंट ही बनाएगी कानून, स्टेट गवर्नमेंट अपनी मंशा दिखा करके उसको उसमें उस पर कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 248 है, 248 में आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल में दिया हुआ है रेजुडिटरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन। इन सब एंट्रीज के बावजूद भी अगर कोई ऐसा मैटर है जिसपे जो मेंशन नहीं है तीनों लिस्टों में, तो फिर वो रेजुडिटरी पावर पार्लियामेंट के पावर पास होगी, एक्सक्लूसिव होगी, इसमें टैक्सेस वगैरह भी शामिल हैं, फिर उस पर पार्लियामेंट ही बनाएगी कानून, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगी। ऑल्दो इसकी कोई बहुत ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट दिया गया है तीनों लिस्ट में, ऐसा लगता नहीं है कि कोई आइटम छूट गया है, लेकिन फिर भी अगर कोई छूट गया है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होगी। जुरिडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर 3 लिस्टों में डिवाइड है 7 शेड्यूल में। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है। अच्छा, कभी कभी स्टेट लिस्ट में जो पावर स्टेट लेजिस्लेचर की है कानून बनाने की, कभी कभी पार्लियामेंट को वो पावर मिल जाती है कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में। वैसे तो पावर वो केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर ही यूज करेगी, लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं तो फिर वो पावर पार्लियामेंट यूज कर सकती है। नॉर्मल टाइम्स में स्ट्रिक्टली पावर्स डिवाइडेड रहेंगी, स्टेट गवर्नमेंट की पावर स्टेट लिस्ट वाली पावर स्टेट लेजिस्लेचर ही यूज करेगी, यूनियन वाली पावर यूनियन ही यूज करेगी, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज हैं तो वो वापस पावर मिल जाती है यूनियन पार्लियामेंट को। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में जो लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर यूनियन पार्लियामेंट को पावर दे दी जाती है कि स्टेट सब्जेक्ट्स पे भी वो कानून बना सकती है। तो वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज क्या है? 5 सर्कमस्टेंसेज हैं एक्सेप्शनल। सबसे पहले देख लेते हैं पहला वाला, नेशनल इंटरेस्ट में आर्टिकल 249। देखिए, अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर कर दे, एक रिजोल्यूशन पास कर दे कि ये जरूरी है और बहुत जरूरी है राष्ट्रहित में कि पार्लियामेंट कानून बनाए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, राज्यसभा है यहाँ पे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा अगर ये एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि ये राष्ट्रहित में है कि स्टेट सब्जेक्ट्स पे कानून बनाए पार्लियामेंट, और वो रेजोल्यूशन 2/3 मेंबर्स जो बैठे हैं वोट कर रहे हैं वो पास करें, 2/3 मेंबर्स उसको सपोर्ट करें, तो फिर पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की, ठीक है। अच्छा, किस एरिया की पे वो पावर मिलेगी? टेरिटोरियल एरिया के कौन सा होगा जिसके लिए वो पार्लियामेंट कानून बनाएगी? या तो पूरा देश या फिर कोई एक देश का कोई एक हिस्सा, ठीक है, दोनों हो सकता है। किस मैटर्स पे बनाएगी? जो राज्यसभा ने रिजोल्यूशन पास किया है उसमें मैटर लिखा होगा कि इन मैटर पे पार्लियामेंट कानून बनाया। कितनी पीरियड के लिए बनाएगी? जब तक वो रिजोल्यूशन वैलिड है, इन फोर्स है, तब तक के लिए वो पार्लियामेंट कानून बनाएगी। तो कब तक वो रिजोल्यूशन कब तक वैलिड रह सकता है, इनफोर्स रह सकता है? जब तक जितना पीरियड उसमें लिखा हुआ है रिजोल्यूशन में, लेकिन वो 1 साल से ज्यादा का नहीं हो सकता है, ठीक है। और ये लेकिन 1 साल का एक बार में 1 साल से ज्यादा का नहीं होगा, लेकिन 1-1 साल करके वो रिन्यू किया जा सकता है। ये अनलिमिटेड रिन्यू किया जाता है, लेकिन एक बार में 1 ही साल का होगा। इसके अलावा इसका जो वैलिडिटी, जो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, उसकी वैलिडिटी क्या होगी? अगर वो रिजोल्यूशन एक्सपायर हो गया, सीज टू बी इनफोर्स हो गया, तो उसके बाद मैक्सिमम 6 महीने तक वो लॉ वैलिड रह सकता है, ठीक है। एक और है अंडर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, आर्टिकल 250। अगर कोई इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑपरेशन है, तो फिर स्टेट लिस्ट के मेंशन जो सारे सब्जेक्ट्स मेंशन्ड हैं उन सबके विषय में पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कानून बनाने की। किस एरिया के लिए मिल जाती है? होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब पूरा देश या देश का कोई हिस्सा। कितने समय के लिए वो लॉ वैलिड रहेगा? जब प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाता है उसके बाद मैक्सिमम 6 महीने और, ठीक है। अभी ये जो 2 हमने देखा ना,
आर्टिकल 249 और 250, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, इस दौरान अगर जब तक वो पार्लियामेंट बना रही है कानून, तब तक ये कोई स्टेट लेजिस्लेचर बना ही नहीं सकती कोई कानून, ऐसा नहीं है। इन दोनों केस में पार्लियामेंट बना भले रही है तो स्टेट लेजिस्लेचर भी संग संग कानून बना सकती है, क्योंकि वो उसकी पावर में है। लेकिन अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर का बनाया हुआ कानून ऐसा है कि उसके कुछ प्रावधान क्लैश कर रहे हैं पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से, तो वो वाला स्टेट गवर्नमेंट का कानून का उतना पोर्शन वैलिड नहीं रहेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट का कानून उस मैटर पे वैलिड रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि अगर पार्लियामेंट कानून बना रही है तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना नहीं सकती। और वो वाला पोर्शन इनवैलिड होगा जो क्लैश कर रहा है, लेकिन कब तक इनवैलिड होगा? जब तक कि वो पार्लियामेंट का कानून इन फोर्स है, चल रहा है। अगर वो इन फोर्स नहीं रह गया, जैसे इमरजेंसी खत्म हो गई या पहला वाला केस आपने देखा था नेशनल इंटरेस्ट वाला, तो फिर वो क्लैश नहीं रह जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट का कानून का वो हिस्सा भी वैलिड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 252, बाय एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स। ठीक है। अगर दो स्टेट्स को लगे, दो स्टेट की लेजिस्लेचर को लगे, दो या दो से अधिक है, कि ये बेटर है कि उन मैटर्स पे जिसपे पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, स्टेट के मैटर्स पे जो पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, ये बेटर है कि पार्लियामेंट कानून बनाए। दो या से अधिक स्टेट लेजिस्लेचर ये एग्रीमेंट कर लें कि हमारे फला स्टेट और लिस्ट वाले आइटम्स पे पार्लियामेंट ही कानून बनाए तो ये अच्छा रहेगा। और इसके संबंध में एक रिजोल्यूशन पास कर दें उन दोनों के हाउसेस, दोनों तीनों चारों जितने भी स्टेट्स हैं सबके हाउसेस एक रेजोल्यूशन पास कर दें, तो फिर पार्लियामेंट को पावर मिल जाएगी कि वो कानून बना सकती है उन मैटर्स पे। ठीक है। तो वो उन स्टेट्स पे ये वो कानून लागू हो जाएगा। और उसके अलावा वो लागू होने के बाद, वो कानून बनने के बाद, अगर कोई और स्टेट भी उसको लेना चाहे, रिजोल्यूशन पास कर दे कि हमें ये वाला कानून हम पे अप्लाई हो जाए पार्लियामेंट का बनाया हुआ, तो उस स्टेट पे भी लागू हो जाएगा। ऑल्दो वो इनिशियली वो स्टेट शामिल नहीं था एग्रीमेंट में, लेकिन बाद में अगर वो रिजोल्यूशन पास करते कि हमको भी ये कानून चाहिए, तो फिर उस पर भी लागू हो जाएगा। चूंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, तो कोई भी अमेंडमेंट या करना या रिपील करना ये कानून ही करेगी, पार्लियामेंट ही करेगी, ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकती उस कानून में। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये सिंपल है थोड़ा सा, आर्टिकल 253, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। 253 में पावर दी गई है पार्लियामेंट को कि वो पूरे देश के लिए या देश के किसी एक हिस्से के लिए कानून बनाए। किस लिए बनाए? कोई अगर इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट या कन्वेंशन है दूसरे देशों के संग, ठीक है, या फिर कोई डिसीजन हुआ है किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, एसोसिएशन में या अदर बॉडी के साथ, तो फिर वो पार्लियामेंट उसमें कानून बना सकती है। उस ट्रीटी एग्रीमेंट को इफेक्टिव करने के लिए अगर वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाना पड़ रहा है तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है, सिर्फ इस कारण से कि भाई हमको ये इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट को इफेक्टिव करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है स्टेट और पार्लियामेंट के बीच में, तो वो आगे नहीं आएगा इस केस में, क्योंकि हमको इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह को इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे भी के सब्जेक्ट्स पे भी कानून बना देगी, क्योंकि वो ये जरूरी है, इसमें परमिशन है आर्टिकल 253 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 356। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए किसी राज्य में, ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है वहां पे, फिर उस केस में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है और स्टेट लिस्ट के संबंध में सारे कानून बनाने की, अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। और ये कब होगा? जब पार्लियामेंट डिक्लेयर कर दे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है और नहीं चल सकती है, तो वहां प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, उस दौरान पार्लियामेंट कानून आ सकते। ये पांचों हो गए जब पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है स्टेट लिस्ट पे भी कानून बनाने की।
किन किन सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है कानून। नॉर्मल टाइम में पार्लियामेंट बनाएगी केवल यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी केवल स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे, ठीक है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में चाहे नेशनल इंटरेस्ट हो, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो, दोनों स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया हो, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई हो, तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे भी। अगर कुछ विरोधाभास है पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून में और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून में, ठीक है, आर्टिकल 254, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है और वो थोड़ा सा विरोधाभास आ रहा है, कुछ अगेंस्ट है वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून से, क्योंकि पार्लियामेंट को पावर है बनाने का, ठीक है, तो फिर पार्लियामेंट जैसे कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें दोनों को पावर है, स्टेट लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर को भी और पार्लियामेंट को भी, ठीक है। और मान लीजिए दोनों ने कानून बना दिया, दोनों क्लैश कर रहे हैं, कुछ प्रोविजंस क्लैश कर रहे हैं, तो फिर पार्लियामेंट द्वारा बनाया हुआ कानून का प्रोविजन माना जाएगा, चाहे वो पार्लियामेंट वो कानून स्टेट लेजिस्लेचर के कानून बनाने से पहले बनाई हो चाहे बाद में बनाई हो, दोनों ही केस में पार्लियामेंट वाला बनाया हुआ कानून सुप्रीम होगा और स्टेट लेजिस्लेचर वाला कानून नहीं माना जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर वाला कानून जितना पोर्शन क्लैश कर रहा है वो वॉइड होगा, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर कुछ क्लैश हो रहा है, मान लीजिए पार्लियामेंट का स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ कानून बनाया और पार्लियामेंट ने पहले कुछ कानून बना रखा था, उससे कुछ क्लैश हो रहा है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से, और स्टेट लेजिस्लेचर वाला कानून प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर लिया गया, गवर्नर ने रिजर्व कर लिया कि प्रेसिडेंट इसको कंसिडर करेंगे, और उस प्रेसिडेंट की कंसेंट भी आ गई, एसेंट आ गई। अगर प्रेसिडेंट की एसेंट आ गई है तो फिर वो वाला प्रावधान उस स्टेट में लागू रहेगा, इवन दो वो क्लैश कर रहा है पार्लियामेंट के कानून से। एक लास्ट देख लेते हैं, आर्टिकल 255, रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन एंड प्रीवियस सैंक्शंस टू बी रिगार्डेड एज मैटर्स ऑफ प्रोसीजर ओनली, ठीक है। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई कानून पास हुआ और उसमें कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट था कि कानून पास करने से पहले कुछ रिकमेंडेशन लेनी थी, किसी की प्रीवियस सैंक्शन लेनी थी प्रेसिडेंट की या गवर्नमेंट की, उसके बाद सैंक्शन कराना था, तो इस वजह से वो एक्ट इनवैलिड नहीं हो जाएगा क्योंकि आपने सैंक्शन नहीं लिया था, रिकमेंडेशन नहीं लिया था, ठीक है। कब नहीं एक्ट हो जाएगा? अगर गवर्नर की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट थी तो कानून पास कराने के बाद गवर्नर ने अपनी कंसेंट दे दी या प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट दे दी, ठीक है। तो इवन दो पहले नहीं लिया था रिकमेंडेशन या सैंक्शन, तब भी अगर बाद में ले लिया गवर्नर या प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन तो फिर वो वैलिड रहेगा, इसलिए वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि पहले नहीं लिया था आपने। और अगर प्रेसिडेंट की प्रीवियस रिकमेंडेशन या प्रीवियस सैंक्शन की जरूरत थी और प्रेसिडेंट बाद में दे देते हैं, पहले उन्होंने नहीं दिया, प्रेसिडेंट बाद में दे देते हैं, तो भी वो वैलिड रहेगा, वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा, इसलिए कि पहले आपने क्यों नहीं लिया रिकमेंडेशन या प्रीवियस सैंक्शन, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।